हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नकुल और आज हमारा लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 15 होने वाला है जेई एक्सप्रेसवे सीरीज का। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं, उनको मैं बता दूं यार कि इस सीरीज में हम पूरी फिजिक्स की थ्योरी कर रहे हैं फ्रॉम जीरो टू एडवांस। और इसके साथ साथ हम एरोडो के सारे रेलेवेंट क्वेश्चंस भी कर रहे हैं ताकि तुम्हारी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए एडवांस लेवल तक। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो को यार। तो यार आज हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। तो तुम हेडिंग डाल सकते हो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बेसिकली होता क्या है? तो इसमें कुछ नया नहीं है। हम काफी चीजें मतलब जो भी चीजें इसमें आने वाली है हम ऑलरेडी सब चीजें पढ़ ही चुके हैं। तो बेसिकली हमने पढ़ा था स्यूडो फोर्स के बारे में, ठीक है। तो स्यूडो फोर्स क्या होती थी कि किसी भी एक्सेलरेटेड फ्रेम में जब हम किसी एक्सेलरेटेड फ्रेम के रिस्पेक्ट में एनालिसिस करते थे अपने किसी भी टाइप के मोशन की, तो हम क्या बोलते थे कि उसमें नॉर्मल फोर्सेस जो अपनी रियल फोर्स होती है उसके अलावा हम एक और फोर्स लेते थे, जो कि होती थी स्यूडो फोर्स, जिसको हम कहते थे जिसको देख रहे हैं उसका मास और जहां से देख रहे हैं उसका एक्सेलरेशन। तो इनको मल्टीप्लाई करते थे और पलट करके भैया मतलब एक्सेलरेशन पलट करके जिस डायरेक्शन में देखने वाले का एक्सेलरेशन उसे उल्टा, इस तरीके से हम जूडो फोर्स लिखते थे। तो अब बस यही बात है। सपोज कोई एक बॉडी है, ठीक है। ये एक सर्कुलर मोशन कर रही है। कोई एक बॉडी है, सपोज एक ये पार्टिकल हो गया, ये वाला। ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। तो अब इसके पास बेसिकली दो तरह के एक्सेलरेशन होते हैं। एक होता है इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक होता है इसका रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अब बेसिकली यहाँ पर दो तरह के सर्कुलर मोशन हो सकते हैं। ये पार्टिकल जो है इसकी दो पॉसिबिलिटी है। तो एक तो है कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा हो, जिस केस में इसका एक्सेलरेशन जो नेट होगा वो होगा केवल रेडियल एक्सेलरेशन, और एटी इसका जीरो होगा। और दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है तुम्हारी कि ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा हो, तो इसमें ए आर भी होगा और एटी भी होगा। चलो अभी के लिए हम सिंप्लीफाइड वाला वर्जन लेते हैं। हम ये लिखते हैं कि सपोज ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है पार्टिकल, ठीक है। तो जो ये पार्टिकल का फ्रेम है, अगर मैं इस पार्टिकल पे बैठकर ही इसकी एनालिसिस करूं, तो क्या ये एक्सेलरेटेड फ्रेम होगा? हाँ बिल्कुल होगा। खैर ये दोनों केसेस में एक्सेलरेटेड होगा, यूसीएम में भी और एनयूसीएम में भी। बट अभी हम बात कर रहे हैं सपोज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, जिसमें नेट एक्सेलरेशन केवल एक्सेलरेशन रेडियल के बराबर है, ठीक है। तो क्या ये तुम्हारा एक्सेलरेटेड फ्रेम होगा? हाँ बिल्कुल होगा। तो इसमें भी स्यूडो फोर्स, अगर इस फ्रेम में मैं फोर्सेस लिखना चाहूँ, तो इस पर एक स्यूडो फोर्स आ जाएगी। और वो होगी कितनी? जिसको देख रहे हैं उसका मास, सपोज पार्टिकल का मास m था, तो मास हो गया m, और इसका एक्सेलरेशन ए आर, ठीक है। और इसको पलट के ऐड करेंगे तो बेसिकली रेडियल एक्सेलरेशन होता किधर है? इधर की तरफ। तो स्यूडो फोर्स किधर होगी? इधर की तरफ। तो जो स्यूडो फोर्स होगी वो कुछ इस तरफ आएगी। इसको हम लिखेंगे m इंटू ए आर, है ना। और इस m इंटू ए आर को तुम एम आर ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हो, या एम वी स्क्वायर बाई आर भी लिख सकते हो, जो तुम्हारा मन करे, ठीक है। तो ये हो गया। तो बेसिकली इस पार्टिकल पर अगर हम इसकी एनालिसिस इसी पार्टिकल पर बैठकर कर रहे हैं, तो एक स्यूडो फोर्स पिक्चर में आएगी। ये स्यूडो फोर्स है तुम्हारी एक तरह की, जो कि होगी ये, और इसी को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो अब अगर कोई और फोर्स होगी तो उसको हम बेसिकली इससे इक्वेट कर देंगे। सपोज इस डायरेक्शन में कोई एफ फोर्स है, तो इसको पार्टिकल को अगर इक्विलिब्रियम में रहना है तो हम बोल देंगे एफ जो है वो एम ए आर के बराबर हो जाएगी, इस तरीके से, ठीक है। तो बेसिकली इसके फ्रेम में एक सूडो फोर्स आ गई। तो बस ये कुछ नया नहीं है। अभी तक भी हमने जितने सर्कुलर मोशन के पहले क्वेश्चंस किए हैं, तो उसमें हम क्या करते थे कि इधर की तरफ नेट फोर्स जो होती थी इस पार्टिकल पे, इधर की तरफ इस जो नेट फोर्स होगी उसको हम m इंटू ए आर के बराबर करते थे। तो वही चीज है, वो m इंटू ए आर के बराबर करते थे। और अब हम क्या कह रहे हैं कि हम इस फ्रेम में ही बैठ गए, तो जितनी भी फोर्सेस आएंगी वो अभी भी वही कर रहे हैं, m इंटू ए आर के बराबर कर रहे हैं। m इंटू ए आर की एक स्यूडो फोर्स हमने यहाँ पे दिखा दी। जैसा स्यूडो फोर्स के केस में करते थे वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बस वही हम सर्कुलर मोशन में अप्लाई कर रहे हैं। जस्ट इतना सही है, ठीक है। तो ये हो गया। बट एक चीज और है स्यूडो फोर्स के साथ साथ, जैसे अभी हमने यहाँ पर स्यूडो फोर्स देखी तो हम सीधे सीधे बोल रहे हैं कि ये जो स्यूडो फोर्स है वो एम आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगी और यही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी। बट ये कुछ स्पेसिफिक केस में होती है। असल में ये स्यूडो फोर्स दो टाइप की फोर्सेस का वेक्टर सम होती है। तो वो दो टाइप की फोर्सेस क्या होती है वो भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में बात करते हैं। पहले तुम एक चीज लिख लो कि जैसा कि मैंने तुम्हें बताया वही चीज मैं लिखवा दे रहा हूँ। फ्रेम अटैच्ड, a frame attached to to a particle moving a frame attached to a particle moving
in a circle is always a नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। ऐसा क्यों? क्योंकि वो हमेशा एक्सेलरेटेड तो होगा ही, हमने देख लिया दोनों ही केसेस में, यूसीएम में भी और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी तुम्हारा जो फ्रेम इस पार्टिकल से अटैच होगा वो हमेशा एक्सेलरेटेड ही होगा। ठीक है, तो अब इस फ्रेम में हमने सूडो फोर्स लिखने की कोशिश की। तो मैंने तुम्हें बोला था कि ये सूडो फोर्स दो तरह की फोर्सेस का सम होती है ना, ये तुम्हें ध्यान रखना है पॉइंट। तो पहली तो हो जाएगी तुम्हारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि अभी हमने वहां एम आर ओमेगा स्क्वायर लिखी भी थी। प्लस दूसरी फोर्स जो होती है वो होती है तुम्हारी कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स। तो ठीक है, ये और इनकी वैल्यूज, अब इनके एक्सप्रेशन लिखा देता हूँ। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तुम्हारा होता है माइनस एम ओमेगा बार ओमेगा क्रॉस आर, ये हो जाएगा। ठीक है, वही एम आर ओमेगा स्क्वायर इसका मैग्नीट्यूड बनता है जो हमने ऊपर लिखा था। और कोरियोलिस फोर्स जो होती है तुम्हारी वो होती है -2m ओमेगा क्रॉस ई। ठीक है, ये होती है। तो ये दोनों की वैल्यूज हो गई। बट अभी हम जितने भी क्वेश्चंस करते हैं हमारा काम एम आर ओमेगा स्क्वायर से क्यों चल जाता है? क्योंकि ये हमेशा जीरो होती है, जो हम अभी हमारे सिलेबस में जो केसेस हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कोरियोलिस फोर्स उन केसेस में पिक्चर में आती है जहां पर जो तुम्हारा फ्रेम है, एक्सेलरेटेड फ्रेम, जिस जो मतलब ये तुम्हारा जो पार्टिकल है जो रोटेट कर रहा है, अगर हम उस रोटेटिंग फ्रेम में ही बैठ जाए और उसके रिस्पेक्ट में भी हम जिस पार्टिकल के एनालिसिस करें उसके पास एक वेलोसिटी हो, तब ये फ्रेम में आती है। बट अगर पार्टिकल की वेलोसिटी और फ्रेम जो है वो पार्टिकल से ही अटैच है, तो हमारे रेफरेंस फ्रेम में पार्टिकल की कोई अपनी वेलोसिटी नहीं है, रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है, तो ये भी जीरो हो जाता है और ये पूरा का पूरा टर्म जीरो हो जाता है। तो हमारे सिलेबस में वही वाले केसेस हैं, तो हम इसको सीधे सीधे निग्लेक्ट कर लेते हैं। बट तुम्हें पता होना चाहिए कि स्यूडो फोर्स जो होती है इस केस में ये सेंट्रीफ्यूगल प्लस कोरियोलिस होती है। बट कोरियोलिस हमारे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि हम ये V0 वाले केसेस लेते हैं। मतलब हम अगर इसके फ्रेम में एनालिसिस कर भी रहे हैं ना, तो हमारा जो फ्रेम है वो बेसिकली उसी पार्टिकल से अटैच होता है जिसकी हम एनालिसिस कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि जो है हम सेम सर्कल में दो पार्टिकल हो सकता है, सपोज एक पार्टिकल कुछ 50 की स्पीड से मूव कर रहा हो और एक 20 की स्पीड से मूव कर रहा हो। तो अगर तुम इस 20 वाले के रिस्पेक्ट में इस 50 वाले की एनालिसिस करोगे तो तुम्हें कोरियोलिस फोर्स भी पिक्चर में आएगा, क्योंकि एक वेलोसिटी v भी इसके पास आ जाएगी। बट हमारे केस में ऐसा नहीं होता, हम रोटेटिंग फ्रेम में तो बैठे हैं बट इस फ्रेम में पार्टिकल की वेलोसिटी भी 50 होगी और तुम्हारे फ्रेम की वेलोसिटी 50 होगी, क्योंकि दोनों सेम ही है। तो उस केस में तुम्हारा ये कोरियोलिस फोर्स पिक्चर में नहीं आएगा और ये पूरा का पूरा टर्म तुम्हारा जीरो हो जाएगा। तो ये हमारे सिलेबस में जो केसेस हैं वो। बट तुम्हें ये नॉलेज होनी चाहिए कि सेंट्रीफ्यूगल प्लस कोरियोलिस तुम्हारी सूडो फोर्स होती है। बट हमारे केस में हम केवल यही लेंगे, एम आर ओमेगा स्क्वायर सीधे सीधे लिख सकते हो तुम। ठीक है, और ये चीज हम करते भी आ रहे हैं, क्वेश्चन में हमने अनजाने में चीजें की भी है। ठीक है, तो इसको मैं तुम्हें लिखवा देता हूँ। और हाँ, इस पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है यार, क्योंकि अब हमारे पास दो टॉपिक बचे हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल में एडवांस में एक दो क्वेश्चन आए हुए हैं, उसके बाद बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स बचेगा, उसमें तो बहुत ही कम क्वेश्चन आए हुए हैं, जेई मेन में ही है थोड़े बहुत। तो ये दोनों टॉपिक हो सकता है हम आज ही खत्म कर लें, नहीं तो बैंकिंग हम एक वीडियो इस पे अलग कर देंगे और इसके बाद फिर तुम्हारा एनएलएम खत्म हो जाएगा। तो इतना सही है। बाकी ये कोरियोलिस पिक्चर में नहीं है, और मैंने तुम्हें जैसे बताया एरोडोव में इसके क्वेश्चन नहीं है। तीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 112, 114 और 115, है ना, अगर मैं सही हूँ तो। बट वो तीनों क्वेश्चन में ना तुम्हें कोरियोलिस फोर्स निकालने को बोल रहा है जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। तो तुम चाहो तो वो कर सकते हो, बट उसका कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैंने उसको कराने का नहीं सोचा। तो मैं सोच रहा हूँ बस तुम्हें इसकी थ्योरी बताऊंगा, फिर एडवांस के एक दो क्वेश्चन, एक पीवाईक्यू भी है, वो अभी हम करेंगे और उसके बाद तुम्हारा ये डन हो जाएगा। और एरोडोव में इस पे खास क्वेश्चन नहीं है, जो है भी उनमें कोरियोलिस फोर्स निकालने को बोला है, तो वो तुम छोड़ सकते हो। ठीक है, तो अब ये चीजें मैं तुम्हें जो बताई वो मैं तुम्हें लिखा देता हूँ, ठीक है, तो तुम लिख सकते हो। तो ये इक्वेशन तुम्हें टर्म तो समझ में आई गए कि मास वास है, ठीक है ना? तो तुम लिख सकते हो। एक मिनट, क्या हो गया? द फर्स्ट टर्म इन अबव इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन? ये वाली सेंट्रीफ्यूगल टर्म की बात हो रही है बेसिकली। इन अबव इक्वेशन इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एंड सेकेंड टर्म इज
known as Coriolis force। मेरे ख्याल से चीज को समझ में आ गई होगी। फिर तुम लिख सकते हो Coriolis force comes out into picture। Coriolis force comes out into picture when the particle has a velocity, when the particle लिख सकते हो Coriolis force comes out into picture when the particle has a velocity relative to the observer which is rotating। तो अब एक बार इस पूरे का समरी लिखा देता हूँ, तो लिख सकते हो इन शॉर्ट when analyzing the statics of a particle, when analyzing the statics of a particle, नेक्स्ट लाइन में लिख देते हैं, of mass m from a frame of reference, from a frame of reference which is rotating with angular velocity omega, which is rotating with angular velocity omega, we need to add a pseudo force। ये वही चीज है जो अभी हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं, उसको मैं लिखवा दे रहा हूँ ताकि तुम्हारे रिवीजन के लिए एक बार तुम्हारे पास नोट्स हो जाए। वी नीड टू add a pseudo force ठीक है, known as centrifugal force, known as centrifugal force apart from other real forces acting on the particle। तो ये हम ऐड करेंगे, फिर इक्विलिब्रियम हम देख लेंगे, तो अभी क्वेश्चन करेंगे तो तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम अदर रियल फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल, तो ये हो गया। ठीक है भाई, अब ये एक्ट कैसे करेगी ये लिख सकते हो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स acts in radially outward direction, acts in radially outward direction and has a magnitude of and has a magnitude of m omega square r, where r is the distance of particle from the
रोटेशन एक्सिस। ठीक है। और अब ये तीसरा पॉइंट उतने काम का नहीं है, हम पहले लिख चुके हैं, बट फिर भी लिख लो, क्वेश्चन में इसका कोई यूज नहीं है, बट फिर भी लिख लो। तो इफ अ पार्टिकल हैज अ वेलोसिटी, इफ अ पार्टिकल हैज अ वेलोसिटी when observed from a rotating frame, when observed from a rotating frame, ठीक है, there will be two pseudo forces acting on it, there will be two pseudo forces acting on it, i.e. मतलब they are centrifugal and Coriolis forces, जिसकी हम बात पहले कर चुके हैं। तो इतनी ही थ्योरी है इसमें, मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी, तो ये मैंने तुम्हें समराइज करके नोट्स भी दे दिए इसके। बस आज के लिए इतनी ही थ्योरी है, इसके बाद हम इस पे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो एक बार फिर से देख लो। तो मैं तो फिर से बता देता हूँ कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता क्या है। कोई भी पार्टिकल अगर एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो हम उसी के रोटेटिंग फ्रेम में अगर हम बैठ करके उसकी एनालिसिस करेंगे, मतलब पार्टिकल जिस पे इसी पार्टिकल में बैठकर उसका एनालिसिस करेंगे, तो एक स्यूडो फोर्स हमारे पास पिक्चर में आएगी, जो कि होगी तुम्हारी ये एम आर ओमेगा स्क्वायर, जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बोल रहे हैं। ठीक है। अब ये वैसे तो दो फोर्सेस आएंगी, कोरियोलिस फोर्स भी आएगी, बट वो तब आएगी जब तुम्हारे पार्टिकल के पास तुम्हारे ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में कोई एक वेलोसिटी होगी, जो मैं तुम्हें बता चुका हूँ। और जनरली हमारे केस में ऐसा नहीं होगा, जो हमारे सिलेबस में केसेस है उसमें ये भी जीरो होगा। तो पार्टिकल अगर रोटेटिंग फ्रेम में हम एनालिसिस कर भी रहे हैं, तो हम पार्टिकल पर ही बैठ के कर रहे होते हैं, तो रिलेटिव कोई वेलोसिटी नहीं होती है, तो ये पूरा का पूरा टर्म जीरो होता है। तो हम केवल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करते हैं। फिर वही चीजें मैंने तुम्हें यहाँ पे लिखाई है पूरी, तो तुम्हारे नोट्स भी हो गए, तो तुम इससे रिवाइज भी आगे कर सकते हो। अब इसके हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, तो उससे तुम्हें अच्छे से चीजें समझ में आ जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन नोट कर सकते हो। क्वेश्चन है, पहले तो एक डायग्राम है, तो डायग्राम बना लेते हैं। एक सेकेंड। इस तरह की एक एक्सेस दी हुई है तुम्हें, वर्टिकल। ठीक है। तो इस पर एक हमारी सिलिके की डिस्क गिवन है। अरे यार, एक स्ट्रेट बन जाती ना। एक मिनट फिर से बनाता हूँ। अरे भाई, समझ जाना यार, ये स्ट्रेट ही है। ठीक है। चलो ठीक है, इस तरीके की बना दी डिस्क, इसी उस थिकनेस है। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैंने समझाने के लिए बनाई है। तो इस तरीके की तुम्हारे पास एक डिस्क गिवन है। फिगर यार थोड़ा सा ऐसे ही है, कैजुअल समझ लेना इसको। ठीक है। ये इस तरीके से ओमेगा से रोटेट कर रही है, और इससे एट अ डिस्टेंस आर तुम्हारा एक पार्टिकल एम रखा हुआ है। ठीक है। अब मैं लैंग्वेज लिखा रहा हूँ, तो इसमें लिखो अ स्मॉल ब्लॉक इज प्लेस्ड, स्मॉल ब्लॉक is placed on a turntable rotating with angular velocity omega, with angular velocity omega at a distance r, at a distance r from the center, r from the sorry rotation axis। ठीक है, सेंटर नहीं, rotation axis, assume the coefficient of friction, assume the coefficient of friction
बिटवीन m एंड टेबल इज म्यू, बिटवीन पार्टिकल वही है ना, मास एंड टेबल, बेसिकली सरफेस का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू दिया है, इज म्यू, फाइंड द मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, फाइंड द मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा by which table can be rotated, by which table can be rotated so that particle doesn't slip on the table। ठीक है, तो एक बार ट्राई करो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये बेसिकली ऐसा कह रहा है कि हम इसको कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर दें कि पार्टिकल इस पर स्लिप ना करे। तो बेसिकली हम टेबल के फ्रेम में बैठ करके बात करेंगे, क्योंकि टेबल के रिस्पेक्ट में स्लिपिंग स्लिपिंग की बात कर रहा है। तो अगर टेबल के फ्रेम में बैठेंगे तो इस पे अगर मैं फोर्सेस लिखूँ तो सबसे पहले तुम्हें वही स्यूडो फोर्स अपनी दिख जाएगी, जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है तुम्हारी, वो होगी कितनी, एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब बस यही एक फोर्स है, इसके अलावा इसको ही अपोज करने के लिए तुम्हारा फ्रिक्शन काम करेगा। तो जब फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर लग जाएगा तब तक ये स्लिप नहीं करेगी, उसके बाद स्लिप करेगी। तो ये एफ एस मैक्स हो गया। तो बस सिंपली तुम्हें यही करना था, तुम यहाँ पे लिख सकते हो कि एफ एस मैक्स इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। ओके, एफ एस मैक्स हमारी क्या होगी, म्यू एम जी, है ना, क्योंकि म्यू नॉर्मल होगा बेसिकली। तो इस पे तुम्हारा नॉर्मल क्या होगा, इस तरीके से ऊपर की तरफ एक्ट करेगा, है ना, नॉर्मल, जो कि mg के बराबर भी होगा, जो कि mg नीचे की तरफ एक्ट करेगा। ये तो मैं समझ में आ ही रहा होगा। तो म्यू नॉर्मल के बराबर तुम्हारा ये हो गया, तो म्यू mg इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी, m से m कट कर देते हैं, म्यू जी बाई आर। तो ओमेगा मैक्स की वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी म्यू जी बाय आर, ये रूट ओवर म्यू जी बाय आर। तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बस सिंपल 2 लाइन का क्वेश्चन था यार ये। ठीक है, तो यही है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, तो नोट करने में टाइम लगेगा, पर पहले फिगर बना लेते हैं इसका भी। फिगर तो बेसिकली इसमें भी सिमिलर सा ही है, और चलो बना लेते हैं। इस तरीके की एक फिर से रिंग दी हुई है, और ये एक एक्सिस है। अच्छा, ये रिंग से कंफ्यूज मत होना यार, ये इसके साथ सेम लाइन में आनी चाहिए थी, बट आई नहीं। एक मिनट, इसको दोबारा बना लेते हैं। हम्म, चलो ठीक है यार, समझ जाना, ठीक है, ये इस तरीके की रिंग है ना। ये इसके अबाउट ओमेगा से रोटेट करेगी, और इस पर दो पार्टिकल्स इस तरीके से रखे हैं। एक का मास है m1, ये शायद जेई एडवांस का पीवाई क्यू है, कौन से ईयर का है ये मेरे को नहीं पता, बट ये जेई एडवांस का पीवाई क्यू है, ठीक है। तो ये इस तरीके से दो पार्टिकल्स इस पर रखे हुए हैं, m1 और m2 मास के, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी लैंग्वेज बताता हूँ तुम्हें, और अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। तो लैंग्वेज लिखते हैं, टू ब्लॉक्स ऑफ मासेस m1, टू ब्लॉक्स ऑफ मासेस m1 इक्वल टू 10 kg, m1 इक्वल टू 10 kg एंड m2 इक्वल टू 5 kg are connected to each other, connected
चलिए, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, लिखने में टाइम लगेगा। By a massless inextensible string, by a massless inextensible string of length 0.3 meter, of length L equal to 0.3 meter, and they are placed along a diameter, and they are placed along a diameter of a turntable, of a turntable, and coefficient of friction between M1 and coefficient of friction between M1 and and turntable is mu1 equal to 0.5, and between M2 and turntable is mu2 equal to 0. ठीक है. The turntable starts rotating with angular velocity starts rotating with angular velocity omega equal to 10 radian per second. Omega equal to 10 radian per second. And at the moment, sorry, and at this moment, M1 is at a separation. M1 is at a separation R1 is equal to 0.12 meter from the center. The masses remain at rest. The masses remain at rest with respect to an observer, with respect to an observer which is lying on the turntable, which is lying on the turntable. अब इसमें तीन पार्ट्स हैं क्वेश्चन में. पहला पार्ट, फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन M1. फाइंड द फ्रिक्शनल force acting on M1. Second part, the minimum angular speed of table. The minimum angular speed of table so that masses slip from given position. So that masses slip from given position
और थर्ड पार्ट, हाउ शुड द मासेस बी प्लेस्ड, हाउ शुड द मासेस बी प्लेस्ड on the turntable with on the turntable with string remaining taut so that there is no frictional force acting on F1, so that no so that there is no frictional force acting on M1। तो काफी सारी चीजें इसमें पूछ ली है, तो बहुत लंबा क्वेश्चन है, एक पेज एक बार पे तो पूरा स्क्रीन पे आएगा भी नहीं। तो आई होप तुमने नोट कर लिया, नहीं किया तो रिवाइंड करके एक बार फिर से पूरा देख लो और नोट कर लो, और इसके बाद एक बार खुद से करने की ट्राई करो, फिर वीडियो पॉज करके फिर उसके बाद फिर मैं बताता हूँ। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें बोल रहा है, अब एक एक करके चीजें देखेंगे। टू ब्लॉक्स ऑफ मासेस M1 इक्वल टू 10 kg, M2 इक्वल टू 5 kg। तो इन्फॉर्मेशन को मैं अंडरलाइन करते चल रहा हूँ, कभी भी लंबा क्वेश्चन दिखे तो ये सब चीजें तुम यूज कर सकते हो, ये टेक्निक्स, तुम्हारा टाइम बचेगा। और अगर जैसे स्क्रीन पे क्वेश्चन है तुम्हारे एग्जाम में, तो स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा तो लिखते चलो एक जगह पर, बट मैं अभी अंडरलाइन कर रहा हूँ। M1 इक्वल टू 10 kg, M2 इक्वल टू 5 kg, ठीक है। कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अ मास इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, ठीक है। और ये L इक्वल टू 0.3, तो इन दोनों के बीच का जो गैप है वो 0.3 मीटर दिया हुआ है, और ये किसी एक डायमीटर पर रखा हुआ है, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन M1 एंड टर्न टेबल इज म्यू 1 इक्वल टू 0.5, ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और M2 और टर्न टेबल के बीच में जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो जीरो है, ये इंपॉर्टेंट पोजीशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। टर्न टेबल स्टार्ट रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू 10 रेडियन पर सेकंड, ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। एंड एट दिस मोमेंट M1 इज एट अ सेपरेशन ऑफ R1 इक्वल टू 0.12 मीटर, ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। द masses रिमेन एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर विच इज लाइंग ऑन टर्न टेबल, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन M1, तो ठीक है, इसका पहले FBD बनाएंगे। तो इसको मैं यहाँ से उठा ले रहा हूँ, तुम्हें तो दोबारा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको कॉपी करेंगे यहाँ से और हम इसको चलेंगे यहाँ पर, ठीक है भाई। तो अब इनका पहले फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। ये वैसे बोल रहा है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि मासेस रिमेन एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर व्हिच इज लाइंग ऑन द टर्न टेबल, ठीक है। तो टर्न टेबल पे बैठे ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में हम इन दोनों की बात करते हैं। सपोज टर्न टेबल पर तुम्हारा एक ऑब्जर्वर बैठा है, तो उसके रिस्पेक्ट में इन पर फोर्सेस क्या होंगी। एक तो इनका इनका वेट होगा, और इनका इनका एक नॉर्मल होगा। तो जैसे इस पे नॉर्मल होगा N1, इस पे नॉर्मल होगा N2, और वेट भी होगा अंदर नीचे की तरफ, तो वो मैं अभी नहीं दिखा रहा, तो वो समझ गए तुम। उसके अलावा और फोर्सेस क्या होंगी, इस पर एक होगी तुम्हारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि होगी तुम्हारी M2 R2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और इस पर भी तुम्हारी एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी, जो कि होगी तुम्हारी M1 R1 ओमेगा स्क्वायर। इसके अलावा इस पर इस ब्लॉक यहाँ पर इस स्ट्रिंग की टेंशन होगी, और जो टेंशन इस पर होगी वही सेम टेंशन तुम्हारी यहाँ पर भी होगी, ठीक है। तो क्या FBD कंप्लीट है? नहीं। क्यों? क्योंकि क्या इस पर तुम्हारा जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है म्यू 1, वो कितना है? 0.5 है। और यहाँ वाले पर जो तुम्हारा फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है म्यू 2, वो है तुम्हारा पॉइंट, सॉरी तुम्हारा 0 है। तो यहाँ पर फ्रिक्शन हो सकता है, बट यहाँ पर तो फ्रिक्शन हो सकता है ना, तो ठीक है। तो बेसिकली इसका FBD अभी कंप्लीट है कि नहीं अपने को नहीं पता, बट इसका FBD तो कंप्लीट है। और ये बोल रहा है कि ये दोनों ही, यहाँ पे क्या लिखा है पढ़ना ध्यान से, masses remain at rest with respect to an observer which is lying on the turntable, ठीक है। तो रेस्ट पर है, तो ये वाला ब्लॉक भी रेस्ट पर है, वो वाला ब्लॉक भी रेस्ट पर है। तो अब हम M2 वाले की अगर हम बात करें, कि इसका FBD बच चुका है, तो हम लिख सकते हैं T इक्वल टू M2 R2
ओमेगा स्क्वायर। अपने पास सारी चीजें हैं, M2 की वैल्यू 5 दी है, ऊपर तुम देख सकते हो। R2 की वैल्यू तुम्हारी दी हुई है कितनी, R1 तुम्हारा दिया है 0.12, और टोटल डिस्टेंस इन दोनों के बीच में है 3, ये यहाँ लिखा है 0.3 और ये 0.12। तो आर R2 जो तुम्हारा हो जाएगा वो हो जाएगा 0.3 माइनस 0.12 यानी कि 0.18। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.18। और ओमेगा की वैल्यू तुम्हें क्या दी हुई है, 10 दी हुई थी, तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा 100। तो टेंशन तुम्हारी यहाँ से निकल करके आएगी 90 न्यूटन। ठीक है, ये चीज निकल गई। ओके, पूछा गया फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन M1। अब इसकी अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं ये जो T है ये आ गया तुम्हारा 90 न्यूटन, और ये फोर्स कितनी है, M1 R1 ओमेगा स्क्वायर, इसकी जरा वैल्यू लिखते हैं। तो M1 की वैल्यू है 10, R1 की वैल्यू है 0.12 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है 100। ये हो जाएगी 120 न्यूटन। तो अगर अब हम M1 वाले ब्लॉक को देखें, मैं यहाँ पे नीचे फिर से बना दे रहा हूँ, तो इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो कि है 120 न्यूटन की, एक तुम्हारी टेंशन है जो कि है तुम्हारी 90 न्यूटन की, और ये रुके रहना चाहिए। तो वैसे भी तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि इसको रोकने के लिए और कौन सी फोर्स मेहनत करेगी, फ्रिक्शन। और वो कितनी होगी, 120 माइनस 90 यानी कि 30 न्यूटन। तो फ्रिक्शन एक्टिंग जो तुम्हारा आएगा वो 30 न्यूटन आएगा। बस एक चीज चेक कर लो फॉर्मेलिटी के लिए, क्योंकि आंसर तो यही है, समझ में आ गया है, बट क्या ये वैल्यू परमिसिबल है फ्रिक्शन की, तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो भाई। तो वो होगी तुम्हारी म्यू नॉर्मल, यानी कि म्यू कितना है तुम्हारा 0.5। नॉर्मल तुम्हारा mg के बराबर हो जाएगा, तो मास इसका था 10 और जी को भी हम ले रहे हैं 10। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 50 न्यूटन। तो 50 न्यूटन तक फ्रिक्शन पॉसिबल है, बट यहाँ पर 30 ही रिक्वायर्ड है, तो हमारा आंसर ये सही है। तो फर्स्ट का आंसर तो तुम्हारा आ गया ऐसे। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट पर क्या बोल रहा है, द मिनिमम एंगुलर स्पीड ऑफ टेबल सो दैट मासेस स्लिप फ्रॉम गिवन पोजीशन। ये स्लिप करें उसके लिए क्या मिनिमम एंगुलर स्पीड होनी चाहिए। तो फिर से वही, अब हम अगर इस वाले ब्लॉक की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, ये वाले की, तो हम लिखेंगे T इक्वल टू M2 R2 ओमेगा स्क्वायर। ये इक्वेशन तो अभी भी वैलिड है, T इक्वल टू M2 R2 ओमेगा स्क्वायर, इसको रुके रहने के लिए। तो M2 की वैल्यू तुम्हारी क्या थी 5, R2 की वैल्यू थी तुम्हारी 0.18, और ओमेगा स्क्वायर लिख देता हूँ मैं, अभी ओमेगा हमें नहीं पता। ठीक है, तो टेंशन की वैल्यू हम यहाँ से कितनी लिखेंगे, 0.9, 0.9 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, फिर अब हम इस ब्लॉक पर आएंगे, तो इस पर हम लिख सकते हैं कि देखो, अभी तक क्या था कि M1 R1 ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या निकाली हमने, एक बार लिख देता हूँ मैं। M1 R1 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा, M1 की वैल्यू 10, R1 की वैल्यू 0.12 ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1.2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो 1.2 ओमेगा स्क्वायर है, ये वाला, ये बेशक तुम्हारा टेंशन से ज्यादा है, तो फ्रिक्शन तुम्हारा किधर ऐड करेगा, इधर टेंशन के साथ में ही ऐड करेगा अभी भी। और कितना ऐड कर सकता है, अगर हमें इसको रोक के रखना है तो फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम ताकत लगा दे, है ना। ठीक है, क्योंकि देखो ओमेगा बढ़ेगा तो ये दोनों बढ़ेंगे, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। तो इस केस में मैक्सिमम के लिए हम ऐसा कह सकते हैं ना, कि तुम्हारा जो 1.2 ओमेगा स्क्वायर जो हमने निकाला है, ये हो जाएगा तुम्हारा टेंशन यानी कि 0.9 ओमेगा स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, है ना। फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम ताकत पर लग जाए तो ये रुका रहेगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी तुम्हारी 1.2 ओमेगा स्क्वायर माइनस 0.9 ओमेगा स्क्वायर, यानी कि कितनी, ये आ जाएगी तुम्हारी, सॉरी एक मिनट, चलो तुम्हें ऐसे समझा देता हूँ। चलो अभी मैक्सिमम अगर नहीं बोल रहा है, तुम्हें हो सकता है डाउट हो कि मैक्सिमम क्यों बोल रहे हैं। चलो फ्रिक्शन बोल दिया, फ्रिक्शन तुम्हारा उसी डायरेक्शन में ही लगेगा ना, तो वो तो सही है। तो फ्रिक्शन की वैल्यू आई तुम्हारी ये, तो ये आ जाएगी कितनी, फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई तुम्हारी 0.3 ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई तुम्हारी F/0.3, यानी कि 10F/3। ठीक है, ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो अब हमसे कह रहा है कि मैक्सिमम ओमेगा कितना हो जाए, तो ओमेगा मैक्स के लिए तुम्हारा एफ भी मैक्स हो जाए, तो बात बन जाएगी, क्योंकि एफ बढ़ाओगे तो ओमेगा बढ़ेगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो हम लिख सकते हैं ओमेगा मैक्सिमम का स्क्वायर तुम्हारा हो जाएगा, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 10F max/3, और एफ मैक्स की वैल्यू हमें पता है 50 है, तो हम लिख सकते हैं 10 × 50/3, ये ओमेगा एम बोल दे रहा हूँ का स्क्वायर। तो ओमेगा मैक्स की वैल्यू तुम्हारी जो आ जाएगी वो हो जाएगी √of 500/3, यानी कि 5, सॉरी 10 √5/3
रेडियन पर सेकेंड। तो इतना मैक्सिमम ओमेगा हो सकता है। तो ये तुम्हारा सेकंड पार्ट भी इस तरीके से सॉल्व हो गया। अब आते हैं थर्ड पार्ट पर, जो कि लास्ट पार्ट भी है इस क्वेश्चन का। तो इस पार्ट में बोल रहा है तुमसे कि हाउ शुड द मासेस बी प्लेस्ड ऑन द टर्न टेबल विद द स्ट्रिंग रिमेनिंग टॉट सो दैट देयर इज नो फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग। तो फिर से देखो, अब की बारी कह रहा है कि इस तरीके से है। अब वो R1 R2 वाली कंडीशन इसने हटा दी कि कितनी कितनी दूर है। अब हमने सपोज मान लिया कि ये कुछ x1 दूरी पर रखा है और ये कुछ x2 दूरी पर रखा है। एक चीज हमें पता है कि x1 प्लस x2 तुम्हारा कितने कितना होगा, 0.3। ये हमें क्वेश्चन ने शुरू में दिया है। अब ये कह रहा है कि इनको हम कैसे रखें कि फ्रिक्शन ना, कोई भी फ्रिक्शन एक्ट ना करे। फ्रिक्शन एक्ट ना करे तो कौन कौन सी फोर्सेस होंगी, इस पर हमने एक तो दिखाई दी M2 R2 ओमेगा स्क्वायर, और इधर टेंशन, और इस पर टेंशन, और M1 R1 ओमेगा स्क्वायर। अब हम कह रहे हैं, वो क्या रहा था बेसिकली कि इन दोनों को रेस्ट पे रखने के लिए, अभी तक जो पुराना केस है उसमें क्या था कि यहाँ पे इन दोनों को हम इक्वेट करते थे। फिर हमारी जो टेंशन आ रही थी ना, वो कुछ M1 R1 ओमेगा स्क्वायर से कम आ रही थी, जिसकी वजह से फ्रिक्शन को यहाँ पर लगना पड़ रहा था साथ में, इसको रोक के रखने के लिए। बट अब हमने क्या किया, इस R1 R2 को चेंज कर दिया। R1 R2 को चेंज कर दिया, तो अब कुछ ऐसा करो कि जो टेंशन है वो दोनों जगह, ये जो टेंशन है, ये टेंशन इसके भी बराबर हो और इसके भी बराबर हो। मतलब अब ये दोनों इक्विलिब्रियम होने चाहिए। तो यहाँ से तुम लिख सकते हो टेंशन इक्वल टू M1 R1 ओमेगा स्क्वायर, सॉरी M1 X1 ओमेगा स्क्वायर। ये x1 है, ठीक है, और ये x2 है। और यहाँ से तुम लिख सकते हो टेंशन इक्वल टू M2 X2 ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से दोनों को इक्वेट कर दो, तुम लिखोगे M1 X1 ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू M2 X2 ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर कैंसिल आउट। तो यहाँ से M1 की वैल्यू थी तुम्हारी 10, तो तुम लिखोगे 10x1 इक्वल टू 5x2, यानी कि 2x1 इक्वल टू x2। और तुम्हें एक चीज पता है कि x1 प्लस x2 इक्वल टू 0.3 है। x1 प्लस x2 इक्वल टू 0.3 गिवन है। तो x2 की वैल्यू में 2x1 रख दूं यहाँ से, तो मैं कह सकता हूँ x1 प्लस 2x1 इक्वल टू 0.3। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ 3x1 इक्वल टू 0.3, यानी कि x1 इक्वल टू 0.1 मीटर आ जाएगा। और x2 तुम्हारा इक्वल टू 2x1 है, तो वो x2 तुम्हारा यहाँ से आ जाएगा 0.2 मीटर। तो अगर हम इस तरीके से रख देंगे तो कोई भी फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा। तो बेसिकली ये वाली लेंथ तुम्हारी 0.1 मीटर हो जाए और ये वाली लेंथ तुम्हारी 0.2 मीटर हो जाए। ये तुम्हारा थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा। तो यही है। तो इस तरीके से इस पूरे क्वेश्चन को तुम्हें सॉल्व करना था। तो आई होप तुम्हें ये समझ में आ गई होगी और इसमें कोई भी डाउट मेरे ख्याल से अब नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह के क्वेश्चन तुम्हारे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में आते हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। देखो, ये तुम आगे रिवीजन के लिए भी यूज कर सकते हो, इसमें ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर है। और देख सकते हो काफी अच्छा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में तुम्हारे जेई मेन के तो 5-6 क्वेश्चन हो गए। 5-6 क्वेश्चन क्या, 10 क्वेश्चन हो गए टाइम वाइज देखोगे तो, क्योंकि 10 मिनट से ऊपर लगा अपने को सॉल्व करने में। तो इस तरीके से तो अच्छा क्वेश्चन था, इससे तुम रिवीजन कर सकते हो। तो तुम्हारा सेंट्रीफ्यूगल वाले टॉपिक में इतना ही है। बाकी मैक्सिमम चीजें तुम ये फोर्स इक्वेट ही करनी होती है, हम पहले भी कर चुके हैं, बस सेंट्रीफ्यूगल का नाम नहीं दिया था। हम बेसिकली फोर्सेस को ही MAR से करते थे और उस तरीके से, जैसे तुम्हें पहले बताया। तो यही है। बाकी इसके इरडोव में कुछ खास क्वेश्चंस है नहीं, मैंने तुम्हें बताया। इसके साथ जो इरडोव के क्वेश्चन है उसमें सब में कोरियोलिस फोर्स इन्वॉल्व है। कोरियोलिस फोर्स तुम्हारे सिलेबस में नहीं है जेई के, तो वो अभी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये इसीलिए जितना भी रेलेवेंट था हमने सारा कर लिया है, अब इसमें कुछ बचता नहीं है। अब इसके बाद तुम्हारा एनएलएम में बस एक टॉपिक और बच रहा है, जो कि है तुम्हारा क्या कहते हैं, बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद तुम्हारा एनएलएम कंप्लीट हो जाएगा, फिर हमारा वर्क एनर्जी पावर स्टार्ट होगा। तो आई होप आज की वीडियो में तुम्हें जितना भी बताया तुम्हें अच्छे से समझ में आया होगा। अगर तुम्हें कोई भी डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, पर साथ में टाइम स्टैम्प डाल देना कि किस पॉइंट पे तुम्हें वो डाउट आया था। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो यार, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडीइंग। बाय।